अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे शख्स को जिसने ऐसे व्यक्ति पर इल्जाम लगाए हैं जो अब तक सब पर इल्जाम लगाते थे। इन्होंने ऐसे व्यक्ति को चैलेंज किया है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है जो अब तक सबसे लड़ते थे। ये उनकी सरकार में मंत्री थे। प्लीज वेलकम केजरीवाल सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर कपिल मिश्रा। और आज के इस खास मुकदमे में हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार एनके सिंह। और इससे पहले के इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज एनके सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। कपिल, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अनशन पर हैं। 4 दिन से आपने कुछ खाया नहीं, उसके बाद भी आपने ये निमंत्रण स्वीकार किया और जनता को भी बहुत सहानुभूति आपके साथ और अभिनंदन करते हैं आपका। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, एक नजर उस पृष्ठभूमि पर, उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये मुकदमा चलाया जा रहा है, केजरीवाल सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर कपिल मिश्रा पर। कपिल मिश्रा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जमाने से अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहे। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में कपिल मिश्रा को मिनिस्टर बनाया। कपिल मिश्रा 2 साल तक वाटर, लॉ, जस्टिस, टूरिज्म, आर्ट और कल्चर जैसे विभागों के मंत्री रहे। लेकिन कुछ दिन पहले कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर ऐसे इल्जाम लगाए कि लगातार पूरे देश की सुर्खियों में रहे। इसके बाद कपिल मिश्रा ने एंटी करप्शन ब्यूरो में केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की। अगले दिन कपिल मिश्रा ने सीबीआई के दफ्तर जाकर केजरीवाल के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की। फिर कपिल मिश्रा भूख हड़ताल पर बैठ गए। आपकी अदालत में कपिल मिश्रा अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कपिल मिश्रा पर। आपकी अदालत में केजरीवाल सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर कपिल मिश्रा पर इल्जाम है कि इन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल के सारे साथी ये कह रहे हैं कि आपने अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगाया, वो भी कैश। आपने उनसे कहा कि 50 करोड़ की संपत्ति अपने रिश्तेदार को दिलवाई। ये ऐसे इल्जाम हैं, उनके सारे साथी कहते हैं कोई यकीन नहीं करेगा। एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरा देश और दुनिया ये जानती है, 15 दिन से चुप लगा के शायद जिंदगी में पहली बार बैठे होंगे। मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस बार। मैंने उनके ऊपर पहले 3 सीबीआई में शिकायतें दर्ज कराई। पहली शिकायत दर्ज कराई है 2 करोड़ रुपए के कैश के लेन देन की। दूसरी शिकायत दर्ज कराई है अपने रिश्तेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की। तीसरी शिकायत दर्ज कराई है देश के साथ खिलवाड़ करने की, विदेशी यात्राओं के दौरान गलत प्रकार से डील करने की। पहली शिकायत में मैं चश्मदीद हूं, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। पहले दिन से अरविंद केजरीवाल जी और उनके ये साथी चाहते हैं कि चोर के हाथ में चोरी के सारे सबूत लाके रख दूं। वो सरकार उनकी, उसका सारा तामझाम उनका, उसकी सारी व्यवस्था उनकी, और वहां पर सत्येंद्र जैन जैसे अरबपति लोग उनके साथ बैठे हैं। ये चंद सबूत, ये चंद डिटेल मेरी ताकत है। ये मैं उनको क्यों दूं? ये मैं सीबीआई को दूंगा, ये मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दूंगा। चोर की जिद है कि चोर के हाथ में चोरी के सारे सबूत दे दिए जाए, फिर गवाह भी वही बने, वकील भी वही बने, जज भी वही बने और अपनी बेगुनाही पूरी दुनिया में आके साबित कर दे। ये खेल पुराना है, इस बार नहीं चलेगा। दूसरा जो मैंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया, उनके रिश्तेदारों के ऊपर,
कि आपने रिश्तेदारों, आज पूरे देश के सामने सबूत है, सारे रोज डिटेल आ रहे हैं, हर मीडिया चैनल में डिबेट आ रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 FIR दर्ज की है, ताबड़तोड़ छापे मार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों के खिलाफ एक एक चीज निकलती चली जा रही है, चाहे PWD के 10 करोड़ के नकली बिलों का मामला हो, चाहे लैंड डील की डिटेल्स हो, सारी डिटेल सामने आती जा रही है। और तीसरा मामला जो मैंने दर्ज कराया विदेश यात्राओं का, उसमें मैंने इतनी सी बात पूछी कि विदेश यात्राओं की जानकारी कितनी तारीख को कौन कौन से देशों में गए और उन देशों में जाने का पैसा कहां से आया। जब से मैंने ये पूछा है तब से रोज नया तमाशा, कभी ईवीएम। अभी आज अनशन करने मेरे घर पे एक व्यक्ति को बोल दे, मतलब ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया कि अनशन के जवाब में किसी को अनशन कराने के लिए बैठा दे। तो अब मैं आपसे जरा इन सवालों के बारे में एक उनके जो साथी कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि आपने 2 करोड़ लेते हुए देखा। अब वो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ लेने के लिए अपने घर बुलाएंगे और आपको एज ए आई विटनेस बनाएंगे, आओ कपिल जी देख लो मैं पैसे ले रहा हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं इस मामले में मैं इतना ही कह सकता हूं, आई विटनेस बनाना होता तो 2 साल में और भी कई चीजों में बनाते, इस बार उनके ग्रह खराब थे। अच्छा, आप गलत मौके पर पहुंच गए। बस ये समझ लीजिए कि उनके ग्रह आजकल ग्रह उनके थोड़े खराब ही चल रहे हैं। जैसे आजकल वो जो भी झूठ बोलते हैं वो पकड़ा जाता है, तो आजकल उनकी हालत वही हो गई है जो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मैं गोविंदा की हो गई थी। अब ये कह रहे हैं कि कब गए थे, किस तारीख को गए थे, किस टाइम गए थे, जब आपने देखा था वो तो बता दो। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि इतनी सी तो ताकत बची है मेरे पास, ये भी उनके हाथ में जाके रख दूंगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। सत्येंद्र जैन ने कहा कि 5 मई को तो मैं उनसे मिला ही नहीं था। सत्येंद्र जैन जी ने जो उस दिन बोला, उन्होंने कहा सोमवार को गया, मंगलवार को गया, बुधवार को गया, बृहस्पतिवार को गया, शुक्रवार को नहीं गया, शनिवार को गया, इतवार को फिर गया। मैंने कहा माशाअल्लाह, इंतजार कर लेते हैं जांच का। आपके डिटेल आप नहीं दोगे, आपके डिटेल अब कोर्ट में जाएंगे और जांच में जाएंगे। हिंदुस्तान में जिस व्यक्ति ने केवल लोगों के ऊपर इस्तीफे मांगे आरोप लगाकर, आज जिन मामलों की जांच चल रही है केजरीवाल जी के परिवार के खिलाफ, और आज जो सवाल उनके खुद के ऊपर और उनके साथ के 1-2 साथियों के ऊपर उठे हैं, इतने में तो लालू यादव ने भी कुर्सी छोड़ दी थी। लेकिन कपिल जी, आपने चलिए 2 करोड़ आपने लेते देखा, आप आई विटनेस हैं, आप सीबीआई को बता देंगे। अब 50 करोड़ की जमीन की डील हुई, ये आपको कहां से पता चला? इसकी तो अब सारी डिटेल मीडिया में आने लगी है। मैंने 2 बातें बोली, एक तो लैंड की डील की बातें बोली कि छतरपुर में कोई लैंड की डील है, कुछ लोगों ने जाकर वो लैंड भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि कहां पर वो लैंड की डील हुई है। उसके अलावा मैंने बोला कि PWD के 10 करोड़ के नकली बिल इनके परिवार के लोगों के नाम पर क्लियर किए गए, वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने सामने रख दिए हैं। सारे बिल्स के डिटेल, कौन से नाले बनने थे पर बने नहीं, ऐसी कंपनियां बंसल परिवार की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उन कंपनियों को काम भी दिया गया और पेमेंट भी दे दी गई, और जो काम ही नहीं हुआ उस काम का, ये सारी डिटेल तो अब देश के सामने है। लेकिन ये तो आपका मंत्रालय था नहीं, आपको कैसे पता चला? आपको क्या सत्येंद्र जैन ने खुद बता दिया मैंने 50 करोड़ की डील करवाई है? एक बात सत्येंद्र जैन जी ने मेरे को खुद बताई थी व्यक्तिगत तौर पर। बिल्कुल आपने सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के बंसल परिवार, जो उनके ब्रदर इन लॉ साड़ू लगते हैं, उनके लिए मैं डील करवा रहा हूं। ये सत्येंद्र जैन जी की खुद की बोली हुई मेरे से स्टेटमेंट है, और ये पहले दिन बोला था कि ये बयान सत्येंद्र जैन जी का है। उनसे पूछताछ होगी, वो और भी डिटेल देंगे। मतलब इतना भरोसा आप पर करते थे कि आपको सारी गड़बड़ की बात बता देते? इससे ज्यादा भरोसा मैंने किया था उन पर, और मेरे को लगता है दिल्ली और देश ने उन पर जितना भरोसा किया था, आज उस भरोसे के ऊपर सवाल है। उन्होंने मुझ पे जो भरोसा किया था उस पे सवाल नहीं है। देखिए, उन्होंने आप पर भरोसा किया, आपको मंत्री बनाया, जल बोर्ड का चार्ज दिया, आपने मंत्री बनते ही टैंकर घोटाले के लिए चिट्ठी लिख दी इंक्वायरी करने के लिए, और उसी के बाद आपसे कानून मंत्रालय वापस लिया। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। एक तो मेरे को लगता है उनसे मैं गलती से मंत्री बन गया, क्योंकि मैं अकेला ऐसा मंत्री हूं पूरी कैबिनेट में जिसपे 2 साल में कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा, जिसपे कोई जांच नहीं चल रही, जिसने किसी बेटी या रिश्तेदार को अपने मंत्रालय में पद नहीं दिया। मैं अकेला ऐसा मंत्री रहा हूं पिछले 2 साल में, तो कोई गलती तो उनसे हुई थी। दूसरी बात, ये जो आपने बोली टैंकर घोटाले की, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर शीला दीक्षित जी के टैंकर घोटाले की मैंने जांच भी कराई और रिपोर्ट बना के 400 करोड़ की अगस्त 2015 में अरविंद केजरीवाल जी को दे दी। और उसी दिन मैंने उस चिट्ठी में लिखा था सुबह कि ये घोटाले की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, और मुझे मालूम है ये रिपोर्ट मिलने के बाद मेरी कुर्सी भी जा सकती है, और शाम होते होते कानून मंत्रालय मेरे से ले लिया गया। उस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को बोला था, दुनिया में किसी को नहीं बताया, आपको बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें क्या लगता है केवल तुम ही जांच कर सकते थे घोटालों की? मंत्रालय तो हमारे पास और भी है, शीला दीक्षित के घोटाले खोलने होते तो बाकी मंत्रालय भी जांच कर सकते थे, तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्या है? और ये कहकर
गुस्से में डांटा था उस दिन उन्होंने मेरे को। तो उस दिन आपको एहसास हो गया था कि ये शीला दीक्षित की जांच कराने की जो बातें करते हैं सिर्फ बातें असलियत में नहीं है? मेरे को एहसास भी था, लेकिन एक बात उन्होंने बोली जिसने, और मैं जनता के सामने हूं, ये मानता हूं कि मेरी कमजोरी रही। उन्होंने एक बात मेरे से बोली थी कि कपिल, मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अगर मैंने तेरे को निकाला तो दुनिया तेरे को भ्रष्ट समझेगी, तेरे घर वालों को भी तेरे पे भरोसा नहीं होगा, आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता तेरे पास नहीं बचेगा। ये उनके शब्द थे और जरूर इन शब्दों ने मुझे कमजोर किया था। लेकिन ये बात सही है, अब उन्होंने आपको निकाला, उसके बाद आप बोल रहे हैं तो वो कह रहे मैंने मंत्री पद से हटा दिया, इसलिए ये सब बातें कह रहे हैं। इस बार भी अगर आप घटनाक्रम को देखें तो हटाने के घटनाक्रम को, चुनाव हारने के तुरंत बाद मैं पार्टी का अकेला ऐसा नेता था जिसने कहा ईवीएम के कारण नहीं हारे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी और सब लोगों ने कहा ईवीएम के कारण हारे हैं। फिर जिस दिन मेरे को हटाया उस दिन शाम को बोला पानी के कारण हारे हैं, पानी का काम खराब हुआ, और 2 दिन पहले दोबारा विधानसभा में बोले ईवीएम के कारण हारे हैं। तो अभी तो उनको यही नहीं पता कि हारे ईवीएम का कोई मंत्री होता तो उसको हटा देते। लेकिन मैं पानी के बारे में आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के पिछले 2 साल के सारे इंटरव्यू, सारे बयान, सारे स्टेटमेंट देख लीजिए, सरकार के रिकॉर्ड देख लीजिए और परफॉर्मेंस, और आपके चैनल पे बोल रहा हूं चुनौती देकर, मेरे जितने दिन दफ्तर गया हूं, जितने दिन लोगों से मिला हूं, जितने दिन काम किया सचिवालय में बैठकर, और जो मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और अरविंद केजरीवाल जी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देश के सामने रख दीजिए, पता लग जाएगा कुर्सी किसकी जानी चाहिए थी। लेकिन आप तो दूसरे रास्तों पर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो विदेश गए थे, उसकी मुझे डिटेल चाहिए। अब संजय सिंह ने अपनी पूरी डिटेल दिया, उन्होंने बताया कि वो नेपाल में गए थे भूकंप पीड़ितों की मदद करने, अमेरिका गए थे पार्टी का काम करने, कनाडा गए थे पार्टी का काम करने, और रशिया गए थे रिश्तेदार की शादी में। सर, एक तो मैंने 5 नेताओं के डिटेल मांगे और मैंने ये कहा कि कौन कौन से देशों में गए, कितनी कितनी तारीखों को गए, उसका पैसा कहां से आया। अब ये कहते हैं अमेरिका और कनाडा में आम आदमी पार्टी बना रहा था। और दूसरी चीज, एक और बड़ी मजेदार बात बोली इन्होंने, इन्होंने बड़ी मजेदार बात बोली साहब। इन्होंने कहा कि मैं किराए के घर में रहता हूं, एक किराएदार हूं, और रिश्तेदार की शादी में रशिया गया था, दोस्त आशुतोष को साथ लेके गया था। मैं भी किराए के घर में रहा हूं, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो शादी में मेरे को रशिया बुलाएगा और एक दोस्त के टिकट साथ में मुफ्त में लाके देगा। गंभीर बात इसमें यह है कि विदेश यात्राएं हुई हैं, सरकार के पैसे से हुई हैं, जनता के चंदे के पैसे से हुई हैं और अननोन पैसे से हुई हैं। इन विदेश यात्राओं के दौरान ऐसी डील हुई हैं जो इस देश के भी खिलाफ हुई हैं, जो पार्टी के भी खिलाफ हुई हैं और जनता का भरोसा तोड़ने वाली भी हुई हैं। इसमें पैसों का ऐसा लेन देन हुआ है जिसकी जानकारी ना देश को दी गई, ना इनकम टैक्स को, ना इलेक्शन कमीशन को, और ना अपनी वेबसाइट पे डाली गई। अब इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। छोटा सा सवाल है साहब, 4 दिन से अनशन पर बैठा हूं, सत्याग्रह को मानने वाले और अन्ना को भगवान मानने वाले, महात्मा गांधी के पुजारी 4 दिन के अनशन में इतना नहीं बता पा रहे कि तुम पिछले 2 सालों में विदेश में कहां गए और कितने दिन बिताए और पैसा कहां से आया। मैंने तो किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, मैंने तो किसी की कुर्सी नहीं मांगी, मेरी कोई राजनीतिक डिमांड नहीं है। देश से जुड़े हुए एक मसले पर इतनी छोटी सी बात जो कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में पासपोर्ट खोले और बता दे, इतनी छोटी सी बात, क्योंकि जिस दिन ये सवाल मैंने पूछा उस दिन मेरे को लोगों ने कहा था इस सवाल का जवाब जनता में आने के बाद कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे, इसके जवाब के बाद ऐसा पिटारा खुलने वाला है। देखिए, थोड़ी बहुत डिटेल्स तो मेरे पास है, अगर इससे आप अनशन तोड़ सके तो। इन्होंने कहा कि 6 विदेशी दौरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने किए, सत्येंद्र जैन ने इस अंतराल में 5 विदेशी दौरे किए, 12 विदेशी दौरों पर 63 लाख खर्च हुए। मनीष सिसोदिया ऑस्ट्रेलिया गए थे जो जीएसटी के सिस्टम को स्टडी करने के लिए, 11 लाख खर्च किए, और स्किल डेवलपमेंट की स्टडी करने 8 दिन के दौरे पर ब्राजील गए थे, और जो सत्येंद्र जैन जी हैं उसको स्टडी करने 9 लोगों के साथ गए थे स्वीडन, और एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर को स्टडी करने के लिए मलेशिया गए थे। अब इतनी सारी डिटेल तो दे दी है। प्रणाम करता हूं मैं इन लोगों को। और मैं इसमें अभी तो डिटेल है नहीं, क्योंकि इसमें आशीष खेतान जी की डिटेल नहीं है, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा की डिटेल नहीं है, पैसे का सोर्स अभी उनकी यात्राओं का नहीं आया है, इनकी भी सरकारी यात्राएं आई हैं, निजी यात्राएं नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसमें एक सवाल 2 यात्राओं का पूछता हूं। एक यात्रा सत्येंद्र जैन जी ने की आशीष खेतान के साथ विदेश यात्रा, कोई सरकारी अधिकारी को लेके नहीं गए, एक भी अफसर को साथ में लेके नहीं गए, सरकार
जब सरकारी काम से जाती है, आपके साथ सरकार का अधिकारी जाए ना, ये असंभव है, क्योंकि मंत्री वहां पे जाके काम क्या करेगा बिना किसी सरकारी अधिकारी के। और आशीष खेतान साथ में जाते हैं, दिल्ली की सरकार के खर्चे से केवल 2 ही लोग जाते हैं, सत्येंद्र जैन और आशीष खेतान। मेरे को लगता है पब्लिक है, इतना बेवकूफ नहीं है पब्लिक की इतनी चीज का भी अर्थ ना समझ पाए। एक यात्रा मनीष सिसोदिया जी की भी है, जर्मनी की यात्रा है, उसमें भी वो अकेले गए हैं, किसी भी एक भी अधिकारी को साथ में लेके नहीं गए हैं। फिर भी क्योंकि मनीष जी के बारे में मैंने कभी कुछ गलत सुना नहीं और किसी ने कुछ कहा नहीं, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर यात्राओं के डिटेल इस देश को मिलने चाहिए। जनता के पैसे से बहुत सारी यात्राएं करी हैं, दुर्गेश पाठक जी ने, राघव चड्ढा जी ने, उनके डिटेल देश के पास आने चाहिए। और इसका पैसा कहां से आया, क्योंकि जिस दिन से मैं इस पार्टी में आया हूं उस दिन से मैंने अरविंद केजरीवाल जी से केवल एक बात सुनी है, और आपने भी सुनी होगी, कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है। आपके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है और आप अमेरिका और कनाडा में आम आदमी पार्टी बना रहे हो। लेकिन कपिल, जितने भी आप इल्जाम लगा रहे हैं, अब ये तो पिटारा खत्म हो गया या कुछ और भी? मैंने एक छोटा सा अभियान शुरू किया, मैंने ये अभियान शुरू किया, लेट्स क्लीन अप। इन्होंने कहा हम कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, तो मैंने कहा ये तुम्हारे घर की पार्टी तो नहीं है। आप 4 लोग बैठोगे, इसको बाहर कर दोगे, इसको बाहर कर दोगे, आप 4 लोग बैठोगे, इसको अंदर ले आओगे, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरी पार्टी है, मैं इस पार्टी को, मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम हो तो मुझे बाहर कर दो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पार्टी बनी थी। मैंने एक चुनौती दी, मैंने कहा दिल्ली सरकार के सारे मंत्री और मुख्यमंत्रियों की सारी फाइलें, उनके सारे ऑर्डर और उनके सारे टेंडर रामलीला मैदान में जनता के सामने सार्वजनिक कर दो, एक एक विशेषज्ञ को बुला लो और सारी फाइलें चेक करा लो। जिस मंत्री ने गलत ऑर्डर दिया हो, जिसने कानून का उल्लंघन किया हो, उसको पार्टी से बाहर कर दो, और जिसने नहीं किया वो पार्टी में रहेगा, किसी का बाप नहीं हटा सकता पार्टी से उसको। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे ना कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुंगलू कमेटी बनाई, शुंगलू कमेटी ने 400 फाइलों की जांच की अच्छी तरह से एक्सपर्ट बिठा करके, और कुछ नहीं निकला उसमें। कुछ नहीं निकला तो डरते क्यों? कुछ नहीं निकला तो जांच का सामना कर लो। यही बात तो इन्होंने आज तक देश में सबसे कही है। अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो विदेशी यात्राओं के डिटेल दे दो। अगर आपको कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं तो सीबीआई की जांच का सामना कर लो। अगर आपने कोई भी काला पैसा का इस्तेमाल नहीं किया है तो वेबसाइट पे जनता को सारा का सारा डिटेल क्यों नहीं दे देते हो? छुपाने की चीज क्या रह गई है? मेरे पास जो डिटेल आए हैं, जिसमें शेल कंपनीज के बारे में डिटेल है, जिसमें काले धन रखने जा रहा हूं, और उसके बाद मैं पूछूंगा कि क्या अभी भी ये नैतिक शक्ति बची है आपके पास कि आप इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे? कपिल, उन्होंने आप ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, इसको लेकर के बहुत सारे इल्जाम आप पर लगा दिए हैं, और उसके बारे में मुझे आपसे सफाई मांगनी है। लेकिन एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद कपिल मिश्रा पर इल्जाम और सवाल का एक और। आपके सारे साथी ये कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर कपिल मिश्रा पर आरोप है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। आप देखिए, आपके सारे साथी ये कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा तो मोहरा हैं, रिंग मास्टर कोई और है, ये सब मोदी जी करवा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, उनके मन में एक हवा है मोदी जी का, वो वुमेन डे की ट्वीट भी करते हैं तो मोदी जी से ही बात करते हैं। उनसे कोई पत्रकार सवाल कर ले तो वो मोदी का एजेंट, बीजेपी का एजेंट। उनसे कोई कार्यकर्ता सवाल कर ले तो बीजेपी का एजेंट। उनके साथ 2 साल कैबिनेट में रहा हूं सर, 15 साल से आंदोलन का साथी रहा हूं, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ काम किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ हूं, आंदोलन से जुड़ा हूं। नौकरी छोड़ के इस पार्टी में जब आया था तब तो ये पता भी नहीं था कि पार्टी चुनाव लड़ेगी भी कि जीतेगी भी, कभी कोई सरकार आएगी भी कि नहीं। उस समय से साथी हूं। आज मैं बीजेपी और मोदी का एजेंट हो गया। मैं कहता हूं तुमने सारी दुनिया के सबूत मांगे हैं ना, एक सबूत लाके दे दो, बीजेपी या मोदी के इशारे पे काम कर रहा हूं। और 3 पर्दों के पीछे सारी सच्चाई छुपाते हैं। पहला पर्दा, ये बीजेपी और मोदी का एजेंट है इसलिए इसे कोई जवाब नहीं देंगे। दूसरा पर्दा कि आज ही क्यों पूछ रहा है, इसने पहले क्यों नहीं पूछा, इसे कोई जवाब नहीं देंगे। तीसरा पर्दा कहते हैं जी कुमार विश्वास के साथ खड़ा हुआ था इसलिए इसे कोई जवाब नहीं देंगे। इन 3 पर्दों के पीछे सारा सच छुपा लोगे। मैं किसी का भी एजेंट हूं इस दुनिया में। विदेशी यात्राओं के डिटेल देने में तुम्हें क्या डर है? बताओ ना, कौन कौन से देशों में गए, कितनी तारीखों का कहना है कि ये बीजेपी के साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, ये संजय सिंह ने कहा। और आप जो भाषा बोल रहे हैं वो बीजेपी की भाषा है।
मेरे को लगता है साहब पर्दादारी करने की कोशिश है, सच को छुपाने की कोशिश है। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ, जैसे ईवीएम का पूरा झूठ बोला गया। सच क्या था? सच ये था कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे लोग वोट देने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं नगर निगम के चुनाव का। नगर निगम के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी का फोन गया मेरे क्षेत्र की जनता को, हेलो मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। मेरे उम्मीदवार जो नगर निगम लड़ रहे थे, उन उम्मीदवारों ने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कपिल भाई चुनाव हम जीत सकते हैं, सर को बोले फोन ना करें। ये एक छोटा सा सच है। इस एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। उस 100 झूठों में ये भी एक झूठ है कि मैं बीजेपी की भाषा बोल रहा हूं, बीजेपी का एजेंट हूं। ये क्या बीजेपी की भाषा है कि विदेशी यात्राओं की जानकारी दो? ये क्या बीजेपी की भाषा है कि भ्रष्टाचार के सारे सबूत सामने आने चाहिए? इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई? वो तो बताते हैं कि आपकी जो मदर है वो भारतीय जनता पार्टी की लीडर रही हैं, वो मेयर रही हैं बीजेपी की तरफ से। तो जब मां घर में बीजेपी के, तो आप भी बीजेपी वाले ही हो सकते हो। इसमें एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं साहब, मेरी माताजी पिछले 25 सालों से भाजपा में है। मेरी माताजी उस दिन भी भाजपा की निगम पार्षद थी जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी मेरे घर आए थे और उन्होंने माताजी से कहा था कि कपिल चुनाव लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमें कपिल को चुनाव लड़ाना है, आप उसे परमिशन दे दो। उस दिन भी मेरी माताजी बीजेपी की ही निगम पार्षद थी जब उन्होंने दिल्ली की पहली मोहल्ला सभा 2007 में अपने इलाके में लगाई थी और अरविंद केजरीवाल जी देखने पहुंचे थे कि मोहल्ला सभा कैसे लगाई जाती है। उस दिन भी मेरी माताजी बीजेपी की निगम पार्षद थी जब 28 विधायक जीत के आए थे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पहले फ्लोर पर 28 विधायकों की पहले दिन जब ट्रेनिंग दी गई तो मेरी माताजी के काम करने की वीडियो उनको दिखाई गई कि ऐसे आप लोगों को सबको काम करना है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्वराज की किताब लिखी है, उस दिन भी मेरी माताजी बीजेपी की ही नेता थी जब उन्होंने स्वराज की किताब में लिखा कि सोनिया विहार की निगम पार्षद अन्नपूर्णा मिश्रा मोहल्ला सभा लगाती हैं, पूरे देश में ऐसे ही मोहल्ला सभा लगनी चाहिए। तो आज ये कौन सी नई सच्चाई है? मेरा परिवार जुड़ा हुआ था, मेरी माताजी बीजेपी में थी, मैं तो बीजेपी में नहीं गया, मैं तो आम आदमी पार्टी में था। और आज डंके की चोट पे ऑन रिकॉर्ड बार बार पूरे देश में बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी में था, आम आदमी पार्टी में हूं, आम आदमी पार्टी में रहूंगा, लेकिन 4-5 भ्रष्टाचारी इस पार्टी में हैं, उनको इस पार्टी से निकाल के रहूंगा। ये और जनता को बता दीजिए, क्या आप किसी बीजेपी के नेता के संपर्क में हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बैक चैनल? उन्होंने मेरी 2 तस्वीरें पूरे इंटरनेट पे चला दी कि ये देखो कपिल मिश्रा की मनोज तिवारी के साथ मीटिंग हुई, इसमें सारी साजिश रची गई। पहली तस्वीर थी कुमार विश्वास जी के जन्मदिन के, उनके पिताजी के जन्मदिन की, अब से लगभग 1.25 साल पुरानी तस्वीर है। उस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल जी भी थे, मनीष सिसोदिया जी भी थे, पूरी कैबिनेट थी, सारे विधायक थे। उसमें से एक मेरी और मनोज तिवारी की अलग से फोटो निकाल के चला दी कि इसमें साजिश रची गई। अगर उस कार्यक्रम के अंदर साजिश रची गई तो सबसे बड़े साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हुए। दूसरी तस्वीर उन्होंने चलाई, एक इफ्तार पार्टी की थी, 10 एमएलए आम आदमी पार्टी के थे, उनमें से एक मैं भी था, साथ में मनोज तिवारी भी थे। दिल्ली पुलिस के द्वारा इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें हम लोग गए थे, वो भी 1 साल पुरानी तस्वीर है। सारा कुछ खोदने के बाद भी 1 साल पुरानी तस्वीर मिली है उनको, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है मेरे और बीजेपी के बीच में। लेकिन कपिल, वो तो आपकी किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और आप अनशन पर बैठे हैं। मैंने 2 चीजें समझी हैं, सच है या नहीं ये वक्त बताएगा। पहली चीज तो यह कि सत्याग्रह की शक्ति के आगे तो अंग्रेज झुक गए थे, तो अरविंद केजरीवाल क्या चीज है। और दूसरा, अन्ना ने एक बात बोली थी कि नाक दबाओगे तो मुंह अपने आप खुलेगा। अब इनकी नाक दबाने का वक्त आ गया है। ये तो आप धमकी दे रहे कि तथ्य रखूंगा तो आपको बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, तथ्य देश के सामने रखूंगा, बोलना भी पड़ेगा और छोड़ना भी पड़ेगा। ये मैं आपके शो में ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो तथ्य देश के सामने आने वाले हैं और जो धीरे धीरे मेरे पास कुछ नहीं है, जो आ रहा है वो बता रहा हूं, लेकिन और लोग भी आएंगे और सबकी हिम्मत बढ़ेगी। गुरप्रीत गुग्गी ने इस्तीफा देते समय जो बोला, इस देश के इतिहास में किसी पार्टी के किसी नेता ने इस्तीफा देते समय गुरप्रीत गुग्गी ने यह बोला कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि पंजाब के चुनाव के दौरान महिलाओं के साथ शोषण किया गया। उसकी शिकायतें गुरप्रीत गुग्गी ने अरविंद केजरीवाल जी को दी। अरविंद केजरीवाल जी ने उन शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं की। इससे दुखी होकर गुरप्रीत गुग्गी आम आदमी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मेरे को लगता है इससे गंभीर स्टेट कन्वीनर, जो पूरे चुनाव के दौरान राज्य का प्रभारी रहा था, वो व्यक्ति ये बोलता है कि महिलाओं का शोषण हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को शिकायत दी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की।
मेरे को लगता है इससे गंभीर मामला आजादी से लेके आज तक इस देश में नहीं आया है, लेकिन चुप्पी तो उस मामले में भी साथ कर बैठे हुए हैं। देखिए, पंजाब के बारे में तो मैंने आपका स्टेटमेंट देखा, आपने कहा कि हर चीज में बेईमानी हुई, पंजाब में चुनाव में दारू चली, पैसे चले और महिलाओं का इस्तेमाल हुआ। लोग कॉल करके, जिस दिन से मैंने लेट्स क्लीन अप अभियान चलाया उस दिन से लोगों ने मिलके कॉल करके, आपको मैं बताऊं, आज इनके अपने घरों में रहने वाले चपरासी, पियून और ड्राइवर आके आजकल मेरे को बता रहे हैं, चुपके से कई अधिकारी आ रहे हैं जो डिटेल दे रहे हैं, जो डिटेल धीरे धीरे इकट्ठे करके मैं सामने रखने वाला हूं। कल जो डिटेल दूंगा वो अधिकारियों ने आकर मेरे को डिटेल दिए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पंजाब के चुनाव के बारे में लोगों ने शिकायतें की, मैंने बयान दिया कि ऐसा हुआ है। उसके 2 दिन बाद गुरप्रीत गुग्गी ने जब इस्तीफा दिया तो मेरे को यह भरोसा हो गया कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई सच्चाई तो है। और उसके बाद की ऐसी आपराधिक चुप्पी, मेरे को लगता है इतना कुछ होने के बाद तो लालू यादव भी बोल पड़े थे, लेकिन ये अब भी चुप होकर बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी जज तो जनता है और जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, जब आपके सामने लेन देन हो रहा था तभी आपने रंगे हाथों उन्हें क्यों नहीं पकड़वाया? ये देश के साथ धोखा है। आपका चुप रहने का और आपका पार्टी में बने रहने का क्या कारण था? पहली बात तो मैं चुप नहीं रहा, मैंने उस वक्त भी पूछा कि ये पैसा कहां से है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी के घर गया, उसके बाद उनसे बात की और उनको मैंने ये भी कहा कि मैंने इस देश के संविधान की शपथ ली है, तो मैं तो ये जानकारी दूंगा। और मैंने उनसे एक प्रार्थना और की कि आप सारे विधायकों की मीटिंग बुलाइए और उस मीटिंग में विधायकों के सामने एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि इस पैसे का सोर्स क्या है। उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई भी उस दिन, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की और शाम को घोषणा कर दी कि कपिल मिश्रा को निकाल दिया जाए। एक बात मैं जरूर मानता हूं, जब हुआ उसी वक्त ही पुलिस को बुला लेते, उसी वक्त ही कह देते, उसी वक्त ही पकड़ लेते। मैं ये बात जरूर मानता हूं, वो कुछ पल मेरे लिए सदमे जैसे थे। उस वक्त मैं बिल्कुल हाथ पैर ठंडा या कुछ ना कर पाने की स्थिति थी। उसके बाद मैं वापस आकर भी इस स्थिति में नहीं था कि कुछ कह पाऊं, सोच पाऊं। बहुत देर एक शून्यता में मैं जरूर गया था, लेकिन उसके बाद मेरे मन ने, आत्मा ने एक बात बोली कि इसमें चुप नहीं रह सकते। और अगले दिन जो मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर भी लिखा, 9:30 बजे मैंने लेटर लिखा है और अरविंद केजरीवाल जी ने पीएससी के अपने साथियों को खुद बुलाकर बोला, और उनमें से कई लोगों ने मेरे को बोला, आज वो ऑन रिकॉर्ड आने की हिम्मत नहीं करते, उन्होंने बोला कि तुमने एंटी करप्शन ब्यूरो से अपॉइंटमेंट लिया था, इसीलिए तुमको शाम को हटा दिया गया। ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं सदमे में आ गए थे, किस वजह से सदमा था? सर, मैंने और मेरे जैसे हजारों लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को भगवान माना है, हमने उनकी पूजा की है। मेरे दफ्तर में आपके अगर पत्रकार गए होंगे या कुछ लोग मिलने के लिए गए होंगे, मेरे दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर टंगी रहती है। मैंने और वो अरविंद केजरीवाल आज भी मेरे दिल में जिसको भगवान माना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस अरविंद केजरीवाल के पीछे हम लोगों ने डंडे लाठी खाए, आंदोलन किए हैं, और आज जो अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन जी के साथ बैठे हैं, ये अलग अलग अरविंद केजरीवाल है। आज ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। सत्येंद्र जैन से इतना प्रेम क्या है उनका? अब तो सबको पता लग रहा है। आज इनकम टैक्स जांच कर रहा है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, ईडी जांच कर रहा है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो की इंक्वायरी चल रही है, पीडब्ल्यूडी के घोटाले सामने आ रहे हैं। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी के सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाने के मामले सामने आ रहे हैं। हमें हमेशा से ये लगता था कि कोई और भ्रष्टाचारी हो सकता है, नीचे के कुछ लोग गलत कर सकते हैं, पर जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को यह बात पता लगेगी उस दिन वो किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। और ये भरोसा सबके मन में था, ये अंध भरोसा, अंधविश्वास, मतलब इस भरोसे की कोई इंतहा नहीं थी। आज जो लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, मैं उन्हें गलत नहीं मानता, उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी वहीं खड़ा होता, क्योंकि ये भरोसा ही नहीं होता था कि ये आदमी भी बेईमानी कर सकता है। इसीलिए मैं उनको सबको सही मानता हूं। सबसे मैं एक बात कहता हूं, मैं आज अकेला हूं, इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, अनशन सत्याग्रह जो मेरे दिमाग में भगवान प्रेरणा दे रहा है वो कर रहा हूं, बिल्कुल अकेला खड़े होकर कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन इन सब नेताओं के घर जाऊंगा, उस दिन इनसे बोलूंगा कि देखो अब सच साबित हो गया है, अब तुम्हें पता लग गया है सच क्या है गलत क्या है, अब सबको साथ में चलना होगा। तब तक मैं भी चुप हूं, एकला चलो रे है, एकला चलो रे करेंगे। कपिल अनशन पर हैं, 4 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, उसके बाद भी आप इतना जोर से बोल रहे हैं। अगर न किया होता तो कितना जोर से बोलते हैं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं। लेकिन ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद कपिल मिश्रा पर इल्जामात और सवाल का एक और। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं केजरीवाल सरकार में 2 साल तक मंत्री रहे कपिल मिश्रा पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।
आपकी अदालत में केजरीवाल के पुराने साथी कपिल मिश्रा पर आरोप है कि ये एहसान फरामोश हैं। अब देखिए, उनके साथी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने आपको नेता बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया और आपने पीठ में छुरा फूंक दिया। देखिए, अगर ये एहसान फरामोशी है, उनको लगता है कि वो जिनको मंत्री बनाते हैं उन पे एहसान करते हैं, जिनको मंत्री बनाते हैं उन पे अरविंद केजरीवाल एहसान करते हैं, कोई उनका पर्सनल, मंत्री बनने का मतलब कोई पर्सनल बेनिफिट होना होता है, तब तो ये एहसान फरामोशी मान सकते हैं। मैंने शपथ अरविंद केजरीवाल जी के नाम की नहीं खाई थी, मैंने शपथ हिंदुस्तान के संविधान की खाई थी। मैं जब चुनाव लड़ने गया था तो मैंने ये जरूर बोला था 5 साल केजरीवाल, लेकिन साथ में ये भी बोला था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए हैं, हम एक गुड गवर्नेंस देने के लिए आए हैं, हम आपके सामने हमेशा अपनी हर चीज पारदर्शी रखेंगे, सार्वजनिक रखेंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी मान सकते हैं कि मैंने उनको धोखा दिया, लेकिन मेरे को जो जानकारियां आ रही हैं सामने, उससे मुझे लगता है कि एहसान फरामोशी शायद उन्होंने करी है, उन्होंने देश को धोखा दिया है। आप आशुतोष जी उनके साथी हैं, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, उसमें लिखा कि मनीष सिसोदिया से आपने कहा कि मैं केजरीवाल को बर्बाद कर दूंगा। जब आपको मंत्री पद से हटाने की जानकारी दी, आपने कहा मैं केजरीवाल को जेल भिजवा दूंगा। मैंने कहा नहीं है, लेकिन ऐसा होगा जरूर साहब। और वो तो ये कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा ने जो किया अरविंद केजरीवाल के साथ, उसके बाद आशुतोष का, संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया का इंसानियत से भरोसा उठ गया। इंसानियत पे भरोसा कायम रखें, स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं, भुगते बगैर जाने नहीं देंगे। और कुमार विश्वास ने अपने ब्लॉग में शेर लिखा है, उन्होंने लिखा, अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों तेरे हाथों में, अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों तेरे हाथों में, अगर तू दुश्मन है तो फिर मेरा सर क्यों नहीं जाता। ये उन्होंने मेरे बारे में नहीं लिखा, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूं। इसके बारे में लिखा होगा। कवि हैं, कविता की भाषा में जवाब दे रहे हैं, हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन की भाषा में जवाब दे रहे हैं। जनता है वो अपने हिसाब से सवाल पूछ रही है और जवाब अपने आप समझ रही है, और कुछ लोग हैं जो चुप्पी लगाकर बैठे हैं। मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा भरोसा और बहुत शानदार एक आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ, जिससे एक सरकार खड़ी और 67 सीट मुझे लगता है शायद दोबारा कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिलेंगी सरकार चलाने के लिए कभी इस देश में। उसके साथ एक विश्वासघात हुआ है, उसके बाद कोई ब्लॉग लिखे, किताब लिखे, कहानी लिखे, कविता लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज धोखा हुआ है लोगों के साथ। कैसे धोखा हुआ? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो पहले ही कह दिया था जो कुर्सी पर बैठता है करप्ट होगा। मैं आपको वीडियो सुनवाना चाहता हूं और जनता भी सुन ले। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन के वक्त में क्या कहा था कि जो कुर्सी पर बैठते हैं उनका क्या हाल होता है, तो धोखा तो नहीं हुआ। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। तो देखिए, उनको तो पता था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, उस कुर्सी पर बैठकर तो गड़बड़ कर लोगे, इस कुर्सी पर भी तो आना पड़ेगा ना जनता की अदालत में। इसमें क्या जवाब दोगे? ये बात सही है। देखिए, आप इतने समय उनके साथ रहे, अब सत्येंद्र जैन की आप बार बार दुहाई देते हैं। आप कह रहे हैं कि ये तो आपका दिल जानता है सत्येंद्र जैन से कैसे संबंध है अरविंद केजरीवाल से, आप कह रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र जैन कोई पहले तो नहीं जिन पर इल्जाम लगे। जितेंद्र तोमर पर फर्जी डिग्री का इल्जाम लगा, मंत्री थे। एक और मंत्री संदीप कुमार, महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें उनकी मिली। अरविंद केजरीवाल की सरकार में असीम खान मंत्री थे, रिश्वत लेते पकड़े गए। ये कहां से नगीने ढूंढ ढूंढ के लाए थे? तभी तो मैं कह रहा हूं साहब कि शायद उनसे गलती हो गई जो उन्होंने मेरे को बना लिया, और इस गलती के लिए जिंदगी भर पछताएंगे जरूर। लेकिन जब आप 2 साल सरकार में मंत्री थे, तो ये जो हीरे मोती नगीने ढूंढ ढूंढ के लाए थे, इनके बारे में आप चुप क्यों रहे? आपको तो पता ही होगा क्या कर रहे हैं ये लोग। 2 मामलों के बारे में जानकारी रही।
तोमर साहब तो सबसे पहले ही मंत्री बने थे, तब तो मैं मंत्रालय में था नहीं, मेरे को मंत्री बाद में बनाया गया है, पहले मैं कैबिनेट में नहीं था। तब जो भी कुछ हुआ, डिग्री के मामले हुए, अरविंद केजरीवाल जी का एक मैंने बयान देखा, मैंने जितेंद्र तोमर के सारे सर्टिफिकेट चेक कर लिए हैं, वो बिल्कुल पाक साफ है, उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। उसके बाद उन्होंने उनका जो भी मामला चला वो पूरे देश के सामने है। ऐसे ही एक बयान उन्होंने कहा, मैंने सत्येंद्र जैन के सारे पेपर चेक कर लिए, बिल्कुल ईमानदार है, उन पर झूठा इल्जाम लगाया है। तो मैंने उनसे कहा था, साहब ये सर्टिफिकेट मुझे कभी मत देना। एक मामला मेरी जानकारी में आया था जब सत्येंद्र जैन जी ने अपनी सगी बेटी को मंत्रालय के अंदर पद दिया था। उस दिन मैंने अरविंद केजरीवाल जी को फोन किया था और मैंने कहा था, सर या तो इनकी बेटी का इस्तीफा करवा लीजिए या मेरा इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन मेरे को उस दिन ये खुशी हुई थी कि 2 या 3 घंटे के अंदर उनकी बेटी का इस्तीफा करवा लिया गया था। लेकिन ये जो 3 मंत्री जब इनके इस्तीफे हुए, इन पर इल्जाम लगे, वो सही साबित हुए, इसके बाद भी आप केजरीवाल पर भगवान की तरह भरोसा करते रहे? यही तो भरोसा था कि अगर कोई गलत करेगा तो केजरीवाल उसे हटा देंगे, कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने, मतलब एक भरोसा सबको था। वो तो ये कहते हैं ना कि जिसने गड़बड़ की हमने उसको हटा दिया, देखिए हम कितने अच्छे हैं। बाकी सरकारें तो हटाती नहीं, बाकी चीफ मिनिस्टर तो हटाते नहीं किसी को। तो जिसने गड़बड़ की है उसको जनता भी हटा देगी इस बार। ये जनता पूछते हैं, जनता के मन में और जो सवाल है। हाँ। कपिल सर, मेरा आपसे सवाल ये है, थोड़ा मेरा सवाल जो है वो मोरल और एथिक्स पे बेस्ड है कि जब आप पार्टी में थे तब आपने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ या उनकी पार्टी आम आदमी की पार्टी के खिलाफ इस तरह के कुछ स्कैम्स जो आप एलिगेशंस लगाए उस टाइम नहीं लगाया आपने, और अब जब आप जैसे ही पार्टी से बाहर हुए और एक साथ आपने मोर्चा खोल दिया। पहली बात तो पिछले 3 दिन में जो जानकारी आई है वो देश के सामने रख रहा हूं, उससे पहले नहीं थी ये जानकारी। उससे पहली बात, हटने के बाद नहीं बोल रहा हूं, बोला इसीलिए हटाया गया। जिस दिन मेरे को हटाया गया है उस दिन की मेरी ट्विटर की टाइमलाइन चेक कीजिए। सुबह 9:30 बजे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को ऑन रिकॉर्ड लेटर लिखकर अपॉइंटमेंट मांगा है और उसी दिन अरविंद केजरीवाल जी के घर गया हूं, उसी दिन शाम को विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है और उसी दिन रात को मेरे को हटाया गया है। और अदरवाइज या तो वो ये साबित कर दे कि हटाने का कारण क्या था। अब ये भी बता दीजिए, जब आप अरविंद केजरीवाल के घर गए, आपने उनको बताया इस तरह की मैं शिकायत करने वाला हूं, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, मुझसे कहा गया था कि विधायकों की मीटिंग बुलाई जाएगी और विधायकों की मीटिंग बुलाई भी गई। लेकिन एक बात और है सर, यह बात भी स्पष्ट ही मुझे मालूम था कि इतनी बड़ी बात के बाद कुर्सी बचनी नहीं है, इतनी बड़ी बात के बाद पद बचना नहीं है। और अभी भी जैसे आपने कहा पार्टी से निकलने के बाद आप बोल रहे हो, सर मैं पार्टी से निकला नहीं हूं, पीएसी के पार्टी के निकालने के फैसले को मानता नहीं हूं, इसी पार्टी में रहूंगा। 4 या 5 ही भ्रष्टाचारी हैं, पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं है, सिर्फ 4-5 भ्रष्टाचारी हैं। इनको एक्सपोज करेंगे, इनको बाहर करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को दोबारा शुरू करेंगे। कपिल, और भी कुछ इल्जाम है, एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कपिल मिश्रा पर इल्जाम और सवाल का। वेलकम बैक। आपकी अदालत में हमारे मेहमान हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में 2 साल मंत्री रहे कपिल मिश्रा, जिन्होंने मोर्चा खोला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर आरोप है कि इन्होंने अपनी पार्टी की इमेज खराब कर दी। जब चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपकी वजह से पानी नहीं पहुंचा लोगों को। आपके पास में तो वाटर डिपार्टमेंट था, जो पानी के डिपार्टमेंट जितनी गड़बड़ हुई उसकी वजह से लोगों ने एमसीडी में वोट नहीं दिए। कल तो वो कह रहे थे कि ईवीएम के कारण वोट नहीं दिए। वो तो कह रहे हैं कि हमको सारा वोट पड़ा लेकिन वो वोट गलती से बीजेपी को चला गया, यही तो बोला है उन्होंने। और अब कह रहे हैं पानी। मैं ये कह रहा हूं कि भ्रम मत फैलाइए। जैसे ईवीएम वाले मामले पे मैंने एक बात बोली, जस्ट बिकॉज कि आपको चंद इलेक्शन में वोट नहीं मिले, इसका यह मतलब नहीं है कि आप देश की पूरी चुनावी व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा कर दें। इस देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस देश के चुनाव आयोग पे पूरी दुनिया के लोग सीखने आते हैं यहाँ पे इलेक्शन कैसे कराया जाए। यह देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां सरकारें केवल वोट से बनती हैं और वोट से बिगड़ती हैं। यहाँ कोई आर्मी नहीं आ जाती, यहाँ कोई तख्ते पलट नहीं होते, यहाँ पे इस प्रकार का कुछ नहीं होता, केवल जनता। आप जनता को आज आप बोल रहे हो ईवीएम में गड़बड़ है, कल आप बोलो कि जनता की उंगली में कोई प्रॉब्लम है, गलत बटन दबा देती है। ये तो आपकी बात सही है, अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो आम आदमी पार्टी को 26% वोट कैसे पड़ते? ईवीएम में गड़बड़ होती तो कांग्रेस पार्टी के वोट 9% से बढ़कर 21% कैसे हो जाते?
सर मैंने एक बात बोली अरविंद केजरीवाल जी को और खुला पत्र लिखकर बोली, आप नई दिल्ली की सीट पे हो और मैं करावल नगर की सीट पे हूं, आप सीट चुन लो। इस्तीफा देने से डर लगता है तो करावल नगर आ जाओ, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, चुनाव लड़ लो, ईवीएम पे नहीं कराएंगे, बैलेट पेपर पे कराएंगे। और अगर इस्तीफा देने की हिम्मत है, जनता का सामना करने की हिम्मत है, नई दिल्ली से अपनी सीट से चुनाव लड़ लो, मैं आपके सामने लड़ूंगा, तुम्हारे पास सारे वॉलंटियर, सारा संगठन, सारा पैसा बैलेट पेपर पे कराएंगे, ईवीएम पे नहीं कराएंगे। आज जनता के बीच में आके देखो, पता लग जाएगा जनता वोट तुम्हें देना भी चाहती है कि जनता आप तुम्हें वोट नहीं देना चाहती। कड़वी सच्चाई है, जितनी जल्दी समझेंगे इस कड़वी सच्चाई को, उतना पार्टी का और आंदोलन का भला होगा। एक आदमी की इज्जत को बचाने के लिए पूरे देश, चुनाव आयोग, लोकतंत्र, सबके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुझे लगता है शर्मनाक है ये। देखिए, उनका तो कहना यह है कि जब एमसीडी के चुनाव हुए, हम पानी माफिया से लड़ रहे थे, हम बिजली माफिया से लड़ रहे थे, हम स्कूल माफिया से लड़ रहे थे, हम माफिया से लड़ते रह गए, बीजेपी चुनाव जीत गई। मेरे को लगता है उस एक घर के अंदर 5 आदमी हैं, वो कभी इसको माफिया बना देते हैं, कभी इसको, और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब मीडिया के बारे में आपने कहा था, जो सवाल उठाता है उसको बीजेपी का एजेंट कह देते हैं। मनीष सिसोदिया के एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने कहा है कि मीडिया ने एमसीडी चुनाव के दौरान एंटी नेशनल काम किया। उन्होंने कहा कि मीडिया ने पूरे चुनाव का एजेंडा बदल दिया, इसलिए आम आदमी पार्टी हार गई। सर एक सच है, मैं दोबारा कहूंगा ऑन रिकॉर्ड, एक छोटा सा सच है कि लोग अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट नहीं देना चाहते। प्लेन सिंपल ट्रुथ। इसको छुपाने के लिए मीडिया, ईवीएम, पानी, कपिल मिश्रा, देश की सरकार, नेशनल, इंटरनेशनल, किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दीजिए। बहुत सिंपल सा सच है, आपके नाम पर वोट नहीं पड़ रहा, लोग इरिटेटेड है। इसको आज समझ लीजिए, कल समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझेंगे पार्टी और आंदोलन का उतना जल्दी भला होगा। यहां जनता बैठी है, जनता से सवाल पूछते हैं। आपने कहा आप पार्टी में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, सिर्फ 4 भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालना चाहते हैं। 4 में से अरविंद केजरीवाल भी हैं, उनको निकाल के, मुख्य चेहरे को निकाल के आप अपना चेहरा तो नहीं लाना चाहते और आप उनकी कुर्सी हथिया लें? मैं इतना बड़ा नहीं हुआ और ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं और या इतनी बड़ी कोई बात सोचूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान था, हो सकता है कहीं आपके रिकॉर्ड में हो तो आप दिखाना। उन्होंने ये कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार करेंगे तो मैं मनीष सिसोदिया को निकाल दूंगा, और अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करे तो तुम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल को निकाल देना। मेरे को एक बात लगती है, जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था उस दिन उनकी जुबान पे मां सरस्वती विराजमान थी। कपिल, आपने इतने बड़े इल्जाम लगाए, अनशन पर बैठे, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, लेकिन कोई आपके साथ नहीं आया। अकेले कुमार विश्वास भी नहीं आए, प्रशांत भूषण भी नहीं आए। नहीं, देखिए रजत जी, 2 बातें। एक बात तो यह है कि वो साथ क्यों नहीं आए, ये मेरे को झिझक होता है, लोगों को संकोच होता है, एकदम से दीवारें तोड़ने में डर लगता है, और ये लगता है कि जैसे आपने कहा अरविंद केजरीवाल ही चले गए तो बचेगा क्या, ये डर बहुत सारे लोगों के मन में है। और दूसरा यह है कि लोग और चीजें सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं अकेला लड़ रहा हूं, अकेला अनशन कर रहा हूं, अकेला सब चीजों को लेकर चलने को तैयार हूं उस दिन तक, जिस दिन तक सत्येंद्र जैन जी जेल नहीं जाते। सारी सरकार को, पार्टी को, विधायकों को, मंत्री को, सबको पता है कि उनके भ्रष्टाचार इतने हैं कि आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। जिस दिन वो जेल जाएंगे उस दिन मैं इन सबके, कुमार विश्वास जी के घर भी जाऊंगा, सबके घर जाऊंगा, उस दिन उनसे पूछूंगा कि अब मैं सही हूं या गलत हूं, ये बताओ। पर एक सवाल आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो, आपको रिश्वत के इल्जाम पे नहीं लगता, छोड़ दो, उसकी जांच सीबीआई करेगी, कोर्ट में जाएगा, फैसला होगा। आपको लैंड डील वगैरह पे लगता है और सबूत आने चाहिए, छोड़ दो। लेकिन विदेशी दौरों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं, ऐसी पार्टी के नेताओं के द्वारा जिन्होंने हमेशा से कसम खाई कि हर एक चीज जनता को बताई जानी चाहिए, कुमार विश्वास हो या मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण हो या योगेंद्र यादव, देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सबसे ये पूछना चाहता हूं, इस एक सवाल का जवाब दो, हां या ना। ये जानकारी देश की जनता को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, हां या ना, ये जवाब जरूर उनसे पूछना चाहिए और उन्हें देना चाहिए इस बात का जवाब। लेकिन अगर वो जवाब नहीं देंगे तो आप अनशन पर बैठे रहेंगे, जान दे देंगे? ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा साहब। सत्याग्रह की शक्ति, भगवान की शक्ति, जैसे कि अब मैं हनुमान मंदिर जा रहा हूं कनॉट प्लेस के, बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के लिए। तथ्य देश के सामने रखने हैं, तथ्य ऐसे हैं जिनको बताने के लिए भी शक्ति चाहिए और सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो मुझे लगता है जब सारी चीजें सामने आएंगी सब साथ देंगे और जनता साथ में है। आज भी अगर आप दिल्ली की जनता के बीच में जाके पूछें,
आप लोगों के बीच में सड़कों में गलियों, मैं किस भरोसे पे ये चुनौती दे रहा हूं कि मेरी विधानसभा ले लो या अपनी विधानसभा ले लो, किसी भी विधानसभा में चुनाव लड़के दिखा दो आज, इस भरोसे में कि मेरे को मालूम है दिल्ली की जनता, दिल्ली का बच्चा सबको मालूम है सच्चाई क्या है, सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, केवल एक मौके का इंतजार है जनता को। कपिल, आप अनशन पर हैं और इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, बहुत सारे सवाल मैंने पूछे हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज एनके सिंह का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाया केजरीवाल की सरकार में 2 साल तक मंत्री रहे कपिल मिश्रा पर। उनसे पूछा क्या वो एहसान फरामोश हैं, उन्होंने केजरीवाल पर इल्जाम लगा दिए जिन्होंने मंत्री बनाया। हमने उनसे पूछा कि क्या उनके आरोपों में दम है, क्या उनके पास कोई सबूत है, क्या वो अकेले हैं इस लड़ाई में। कपिल मिश्रा अनशन पर हैं, इसके बाद भी उन्होंने इन सारे सवालों के जवाब दिए, खुलकर अपनी बात कही। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के मुकदमे पर आज के जज एनके सिंह के फैसले का। अभियुक्त कपिल मिश्रा ने तमाम अपने आरोपों का बड़ी बखूबी बचाव किया है और अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कपिल मिश्रा पर लगे आरोप बहुत हद तक सही नहीं है। लिहाजा ये अदालत 2 चीजें, 2 हिदायत देके इनको बरी करती है। हिदायत ये है कि कभी भविष्य में आदमी को भगवान न माने, भगवान मानने से ये धोखा होगा। और दूसरी ये है कि जब भी आरोप लगाएं तो बेहतर ये होगा कि अनशन पे जाने से पहले तमाम सबूत इकट्ठा कर लें, क्योंकि अनशन की त्रासदी झेलना मुश्किल होता है। और ये सलाह दी जाती है कि अनशन छोड़ के जल्द से जल्द तमाम साक्ष्य लाएं ताकि इनको अनशन पे न बैठना पड़े। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि कपिल मिश्रा जैसे लोग देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे, बिना डरे आवाज उठाते रहेंगे, भगवान उन्हें शक्ति दे, इस कामना के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।